एसआईटी करेगी त्रिपुरा के एंजल चकमा हत्याकांड की जांच। सिर पर वार करने से हुई थी छात्र की मौत। पीड़ित परिवार को मिली आर्थिक मदद। उत्तराखंड के चमोली में सुरंग के अंदर 2 लोको ट्रेनें टकराई। दुर्घटना में 100 से अधिक लोग हुए घायल। पीएम आवास न बनाने वालों से होगी रिकवरी। हरिद्वार में 8,120 को मिली थी स्वीकृति। अब तक सिर्फ 3,772 हुए तैयार। देहरादून में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। महिला पर अचानक झपटे आधा दर्जन कुत्ते। लोगों ने नगर निगम से तत्काल कार्रवाई की मांग की। देहरादून में IBPS स्केल 3 की परीक्षा देने आया संदिग्ध सॉल्वर गिरफ्तार। करीब 12 परीक्षाओं में भूमिका आई सामने। और उत्तराखंड में अब बढ़ेगी ठंड। आज पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार। घने कोहरे का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। अहम खबर जहां पर्वतीय जिलों में मौसम का बदला हुआ मिजाज सामने आया है। उत्तरकाशी चमोली में हल्की बारिश हुआ। बर्फबारी की संभावना। पिथौरागढ़ में हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावना। 3,200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में घना कोहरा। वहीं चंपावत, नैनीताल व पौड़ी में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 3 और 5 जनवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। तो 3,200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानून व्यवस्था पर सख्त, सीएम धामी। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। 9 वर्ष पर यातायात प्रबंधन और पर्यटकों की सुविधा पर जोर देने के निर्देश दिए। मंगलवार को सीएम ने समीक्षा बैठक ली। 5 जनवरी तक यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के भिकिया सेण विनायक मोटर मार्ग पर हुए भीषण बस हादसे पर स्वास्थ्य मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गहरा शोक व्यक्त किया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखते हुए गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश पहुंचाने के निर्देश दिए। गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश भेजा गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज व स्थानीय अस्पतालों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने शोक संतृप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को बेहतर और समयबद्ध चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां नए साल के स्वागत से पहले हरिद्वार पुलिस ने जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। संभावित भीड़ और हुड़दंग को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्लान तैयार किया है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल ने वरिष्ठ व अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यू ईयर के मद्देनजर शहर से देहात तक पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रखा गया। सड़कों, प्रमुख चौराहों, होटल, ढाबों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हुड़दंग, स्टंटबाजी और कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जगह जगह ब्रीथ एनालाइजर से जांच भी की जा रही है। वहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल चालान और चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। होटल, पब और रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश न दें और सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे चालू रखें। अगली खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना रायपुर क्षेत्र से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्त कपड़ों की फेरी लगाने की आड़ में नशे की तस्करी कर रहा था। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने 29 दिसंबर को रायपुर रोड के पास से राजू सर्की निवासी जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद ड्रग्स विभाग हरकत में आया है। शिकायत में हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित पीठ बाजार क्षेत्र में सुपर हेल्थ मेडिकोज पर अवैध रूप से दवाओं की बिक्री किए जाने का आरोप लगाया गया था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ड्रग्स इंस्पेक्टर हरीश सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मेडिकल स्टोर की गहन जांच की। जांच के दौरान ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मेडिकल संचालक से दवाओं के क्रय विक्रय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगे हैं, जिन्हें वह प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा मेडिकल स्टोर से कुछ नशीली एवं प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद हुई है। दस्तावेजों की कमी और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए ड्रग्स विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। जनपद हरिद्वार में ज्वालापुर क्षेत्र के तहत एक खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले एक युवक का शव नहर किनारे संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान साहिल भदौरिया पुत्र निवासी हरिपुर कला के रूप में हुई है। आज साहिल का जन्मदिन था, जिसे लेकर परिवार नए साल और जन्मदिन की तैयारियों में जुटा हुआ था। लेकिन इस खुशी से पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। परिजनों के अनुसार साहिल किसी काम से मंगलवार को ज्वालापुर गया हुआ था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा। फोन बंद होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के बाद देर रात साहिल का शव नहर किनारे संदिग्ध हालत में मिला है। शव की शिनाख्त होते ही परिवार में चीख पुकार मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। परिजन शव को लेकर खुद ज्वालापुर कोतवाली पहुंचे और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका दावा है कि साहिल की हत्या कर शव नहर किनारे फेंका गया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने देर रात थाने में हंगामा किया, जिसे पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
अगली खबर चमोली से है, जहां पीपलकोटी क्षेत्र में स्थित निर्माणाधीन आपको बता दें THDC जल विद्युत परियोजना में मंगलवार को एक बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया। ये दुर्घटना शिफ्ट चेंज के समय हुई, जब टनल के भीतर मजदूरों को लाने और ले जाने वाली दो लोको ट्रेनें आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी तेज थी कि उसमें सवार कई मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद टनल के अंदर अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना तकनीकी खराबी या समन्वय की कमी के चलते हो सकती है। घायल मजदूरों को तुरंत रेस्क्यू कर टनल से बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती कराया गया। कुछ मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। प्रशासन ने परियोजना प्रबंधन से घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से है, जहां पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर लगातार जारी है। खटीमा में 15 दिसंबर से पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। घने कोहरे और शीतलहर के कारण सुबह और शाम के समय सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं आवश्यक कार्यों के अलावा लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। मौसम की मार से विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और दैनिक मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अलाव एवं अन्य राहत व्यवस्थाओं की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। देखिए, रैन बसेरे की व्यवस्था भी है खटीमा में। लगभग 20 लोगों के एक साथ रुकने की व्यवस्था हमने रैन बसेरे में की है। इसके अलावा जो भी शहर के महत्वपूर्ण जो चौराहे हैं, पॉइंट्स हैं, उन पे सभी जगह अलाव की सुबह और शाम व्यवस्था की गई है। जैसे कि हमारे सरकारी अस्पताल कंजाबाग चौराहा, मेन चौराहा और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगह पे अलाव लगातार जलाए जा रहे हैं। सर, कंबलों की अगर बात करें, कंबलों का वितरण हर साल किया जाता है, तो उसको लेकर के कुछ देखिए, इस बार भी हमने गांव-गांव में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, अपने जो राजस्व उप निरीक्षक हैं उनके माध्यम से और तहसील स्तर पर भी ज़रूरतमंद लोगों को लगभग 100 कंबल अभी तक हम बांट चुके हैं और आगे जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से ये व्यवस्था जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हम बात कर रहे हैं खटीमा भारत नेपाल सीमा की, तो यहाँ पर हफ्ते भर से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं, जिसको लेकर ठंड में लोगों का जीना दुभर हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप किस प्रकार से लोग ठंड से बचते नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। इनसे बात करेंगे किस प्रकार की ठंड पड़ रही है। सर, किस प्रकार की ठंड देख रहे हैं आप? ये शीत लहरें हैं, काफ़ी ठंड पड़ रही है। अलाव का सहारा ले रखा है हम लोगों ने यहाँ पे और आग सेकने का कार्य कर रहे हैं। लगभग 3-4 दिन से लगातार मौसम ऐसा ही बना हुआ है। बेटा, धूप कब से नहीं निकली है? 2-4 दिन हो गए। ठंडा लग रहा है कि बहुत? बहुत ठंडा बहुत हो रहा है? जैसा कितना ठंडा हो रहा है? बहुत ठंडा। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और खटीमा क्षेत्र में यहाँ ठंड का प्रकोप है और यही एडवाइजरी जारी की है लोगों ने। प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि बच्चे और बूढ़े घर से बाहर ना निकले। पीछे विजिबिलिटी 0 है, कोहरा धुंध पूरी तरीके से छाया हुआ है और अब यहाँ पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड में लोगों का जीना दूभर कर गया है। अब आने वाला साल, नया साल में पता नहीं धूप के दीदार हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये तो अब मौसम ही बताएगा।
फिलहाल यहाँ पर उपजिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी ने भी बताया कि रैन बसेरे का भी इंतजाम है और यहाँ पर समय समय पर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी कंबल बांटे जा रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके का मौसम देखा जा रहा है, नव वर्ष में धूप के दर्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, और ये ठंड पता नहीं अब कितने दिन और पड़ती है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा। और खबर खटीमा से, जहां तहसील क्षेत्र में पैतृक भूमि एवं संपत्ति विवाद का मामला सामने आया है। पूर्व सैनिक स्वर्गीय आन सिंह धामी के पुत्र हरीश सिंह धामी ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए न्याय की मांग की। हरीश सिंह धामी ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय आन सिंह धामी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त थे, जिन्होंने अपनी मेहनत और अर्जित धन से खटीमा तहसील क्षेत्र में कृषि भूमि, आवासीय मकान एवं अन्य चल अचल संपत्ति अर्जित की। आरोप है कि पिता के निधन के बाद कुछ परिजनों द्वारा संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने और उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों ने चेताया कि जनपद सिंह नगर में पूर्व में भाई की हत्या जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन को समय रहते प्रभावी कदम उठाने चाहिए। मेरे बड़े भाई ने मेरी पिताजी की पूरी संपत्ति जो है हड़प ली है, जो है वो देने के लिए इनकार है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक 31 साल सर्विस करके घर आया हूँ। मेरी पूरी पेंशन के पैसे भी उसी में लगे हुए हैं जो पिताजी को भेजता रहा और उन्होंने जोड़ी, जिसमें 16 बीघा ज़मीन है अभी और 3 बीघा ज़मीन है। 3 मकान बना रखे हैं, 3 जगह, 2 जगह खुद ले रखा है। एक 25x40 में मैं रह रहा हूँ और बाकी 25x50 में वो रह रहा है। और बड़े मकान में घर में गौशाला सब कुछ उसने हड़प लिया। तो सगे भाई हैं, उनका मैटर है और ज़मीन को लेके विवाद है। हमारा प्रयास है कि इस तरह के मैटर है वो तहसील स्तर पर ही सॉल्व हों। तो इसमें हमने दोनों पार्टी को कल बुलाया है और दोनों के पेपर्स वगैरह चेक किए जाएंगे और जो भी सोल्यूशन होगा कोशिश की जाएगी कि इसी स्तर पर दोनों को सौहार्दपूर्ण तरीके से यहीं पर सॉल्व किया जाए। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।